इसका नाम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है आज की डेट में, पिछले साल में इस साल के लिए आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही बिजनेस की, इसका नया नाम फाइनेंशियल पोजीशन का नाम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ठीक है, तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेस पे बनी हुई बैलेंस शीट्स हैं वो किस पे एप्लीकेबल है, कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है, टर्नओवर के बेस के ऊपर है। ठीक है, इंड एस टर्नओवर बेस्ड ट्रांजैक्शन है, सबके ऊपर अभी एप्लीकेबल नहीं है इंडिया में। और इंड एस जो है, IFRS जो है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जो IFRS है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, उनके बेस पे बने हुए हैं इंड एस। ठीक है, जस्ट रेप्लिका है, कार्व आउट है, कहीं कहीं पे उन्होंने छोटे छोटे से चेंजेस उठाए हैं जो इंटरनेशनल भी एप्लीकेबल थे, इंटरनेशनल ज्योग्राफिकल और इकोनॉमिकल कंडीशन के हिसाब से वो ठीक थे, लेकिन इंडिया के हिसाब से वो ठीक नहीं थे, तो कहीं कहीं पे इंडिया ने उसे कार्व आउट कर लिया। तो इंडिया इज ए IFRS कार्व्ड आउट कंट्री। ठीक है, इंडिया में कार्व आउट है, इंडिया के पास अपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी है। तो जिन कंपनी के पास अपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी नहीं है, जिनके पास अपने पैसा नहीं है लगाने के लिए, उन्होंने एज इट इज उठा लिया IFRS, चाहे उनके ज्योग्राफिकल इकोनॉमिकल कंडीशन काम करती हो ना, जैसे बांग्लादेश हो गया, कई और कंट्रियां हैं, छोटी छोटी कंपनी है, कंट्रियां जहां पे जो मल्टीनेशनल की बिजनेस करती हैं, तो उनको अगर आपको मल्टीनेशनल बिजनेस करना है तो आपको IFRS बेस्ड बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी ताकि कंपैरेटिव हो सके। आप अपनी ग्लोबल कंपैरेटिव पोजीशन कैसे चेक कराओगे जब दोनों सेम स्टैंडर्ड पे बनी बुक्स होगी। अब हम इंडिया में जब हम काम करते हैं तो इंडिया में जिन कंपनियों पे इंड एस लगता है तो वो तो इंड एस अप्लाई करती हैं, जिन पे इंड एस अप्लाई नहीं होता वो नॉर्मल अकाउंटिंग करते हैं, जैसे हम अभी तक आप करते आ रहे हो। इंड एस कुछ नहीं है, जो आपने 11वीं 12वीं में कंसेप्ट ऑफ कन्वेंशंस पढ़ी थी, कंसेप्ट और कन्वेंशंस, अभी एक दो नाम बताऊंगा याद आएगा। हाँ पढ़ी तो थी, कंसेप्ट कन्वेंशन नहीं पढ़ी, कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिव, अक्रूवल कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। हम सबके अंदर एक एक हनुमान जी हैं, शक्तियां याद दिलानी पड़ती हैं तभी याद आती हैं। पढ़ा है क्योंकि वो देखो जैसा पढ़ा एज इट कभी यूज में नहीं आया हो। 11वीं में थी है, 11th में होती है, 11th में पेपर तक याद था, पेपर के बाद तो हम वहीं झाड़ाते हैं, सभी हम झाड़ाते हैं वहीं पे ना, पेपर हो गया खत्म, ये वाला खत्म, अगले वाले पेपर की सोचेंगे, तो पेपर के बाद तो हम वहीं झाड़ाते हैं। और दूसरी जगह प्रॉब्लम क्या है कि ये डायरेक्टली कहीं पे एप्लीकेबल नहीं है। आपको अकाउंटिंग एंट्री 11वीं में 12वीं में 11वीं के बाद अब जब 12th में आए हुए 12th में एंट्री करते हैं हम, आपने कंसेप्ट कन्वेंशन को रिलेट करी, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, कोई लेना देना नहीं है उसका, है ना। आप अकाउंटिंग कर रहे हो, हालांकि आप अकाउंटिंग उन्हीं को फॉलो करके कर रहे हो। अगर वो कंसेप्ट और कन्वेंशन नहीं है तो आपकी अकाउंटिंग अलग होगी, इनकी अलग होगी, उनकी अलग होगी, सबकी अकाउंट्स बुक चेक कर लो, सबके अलग अलग हो जाएंगी। अगर मैं कंसेप्ट और कन्वेंशन कोई रूल्स और रेगुलेशन ना हो तो हर आदमी अपनी मर्जी से अकाउंटिंग करेगा, तो मर्जी से अकाउंट करेगा तो फिर कैसे काम चलेगा, फिर नहीं चलेगा ना। फिर तो मान लीजिए अकाउंट्स जो मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूँ, उसमें क्या मेरी ही जो हिस्सेदारी है, मतलब मैं कह लो अपने पर्पज के लिए बना रहा हूँ। ऐसा होता है जो कंपनी बैलेंस शीट बनाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देती है, केवल अपने लिए, कंपनी के मालिक के लिए बनाई जाती है वो रिपोर्ट है नहीं, उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर होते हैं। कौन कौन? हाँ ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर तो ठीक है, चलो हाँ, और कौन कौन? इन्वेस्टर्स हो गए। आप देखो भूल जाओ कि अकाउंट्स की किताब में क्या लिखा है। अब हमें अकाउंट्स की किताब में कुछ नहीं देना, पेपर हमने नहीं देने हैं, हम अपने आप को सब्जेक्ट से रूबरू करा रहे हैं, फैमिलियर करा रहे हैं, ताकि हम आगे चल के जब उसे काम करें हमारे दिमाग में ये चीजें नहीं, ये थी। मेरे को बुक की लैंग्वेज नहीं चाहिए, आपको बुक की लैंग्वेज नहीं पढ़नी है। बुक की लैंग्वेज पढ़ने के लिए आप बीकॉम कर रहे हो, करो, कोई दिक्कत नहीं। वहां मत छोड़ना, वहां पता लगा ये वाली लिखा है, वो फेल कर देगा। मैनेजमेंट हो गया, एम्प्लॉइज हो गए, वेरी गुड। और आप अपने आप सोच के देखो कि मेरी बैलेंस शीट से आपकी किसी कंपनी की बैलेंस शीट से किस किस को और फायदा हो सकता है, कौन कौन इंटरेस्टेड होगा कि बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो फाइनल रिपोर्ट है, कौन? शेयर होल्डर्स हो गए, मैनेजमेंट हो गए, एम्प्लॉइज हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, लेंडर्स हो गए, हाँ नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चलो ठीक है। और बताओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेजमेंट ही होता है ना, वही मैनेजमेंट करता है, वही चलाता है। हाँ जी, गवर्नमेंट हो गई, सबसे ज्यादा जरूरत उसी को है ना। गवर्नमेंट की नजर सबसे, आप बैलेंस शीट साल में बनाते हो, गवर्नमेंट को हर महीने चाहिए जीएसटी आया या नहीं आया, है ना। टैक्सेस इसके बेस पर डिसाइड होंगे जब आपकी अकाउंटिंग ठीक होगी। अकाउंटिंग ठीक होगी तो आप टर्नओवर डिसाइड करोगे, जब अपनी टर्नओवर डिसाइड कर पाओगे तो आप अपना टैक्स भी डिसाइड कर पाओगे, जीएसटी भी दोगे। तो यानी कि बहुत सारे लोग हैं इस फाइनेंशियल रिपोर्ट को खाली जो बिजनेस का ओनर है उसके लिए नहीं बना रहे हो, अब आप बहुत लोगों के लिए बना रहे हो, अपने लिए बना रहे हो, प्लस बाहर वालों के लिए और बना रहे हो। एक कंपनी में अकाउंटिंग ये करते हैं, एक कंपनी में आप अकाउंट करते हैं, दोनों ये सेम इंडस्ट्री में है। अगर कोई प्रिंसिपल ना हो, कोई रूल्स ना हो, रेगुलेशन ना हो, तो क्या दोनों के रिजल्ट सेम आएंगे? नंबर्स की बात नहीं कर रहा, जो बैलेंस शीट में रिकॉग्निशन करी होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉग्निशन करी होगी, सबने अपनी अपनी मर्जी से करी होगी। इन्होंने किसी खर्चे को खर्चा माना होगा, आपने इस खर्चे को हो सकता है खर्चा ना माना हो। तो वो क्यों बनाए गए कि आप कंपेरेबिलिटी लानी है। अगर मुझे कोई चीज, दो स्टेटमेंट कंपेयर करनी है, मान लीजिए आप भी बैंक पहुंचे कि मुझे लोन लेना है,
तो बैंक को क्या कहेगा, ऐसा होगा कि बैंक वाला बोलेगा ठीक है 3 दिन मेरा मैनेजर आपके काउंटर पे बैठेगा, देखते हैं कितनी सेल होती है फिर लोन दूंगा। ऐसा होता है कि बैंक बोलेगा कल से मेरा एक क्लर्क आपके काउंटर पे बैठेगा, देखेगा दिन भर में कितना सामान बेचते हैं, उसकी एवरेज पकड़ेंगे और फिर आपको लोन देंगे। नहीं, वो क्या मांगेगा, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट। जो लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट है, जो लास्ट आपने इनकम टैक्स में डिस्क्लोज कर दी, वो ऑथेंटिक बैलेंस शीट है। बैंक के पास मजबूरी यही है कि लास्ट एविडेंस वही है, उसके अलावा कोई और एविडेंस है भी नहीं, तो उसको बैलेंस शीट को कंपेयर करेगा। अब बैलेंस शीट को कंपेयर कर रहा है, दो लोग लोन अप्लाई करने आए, तो क्या मान के चल रहा है, दोनों ने आपने जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल, प्रोसीजर, कंसेप्ट और कन्वेंशन है उन्हें फॉलो करके बैलेंस शीट बनाई है, उन्हें फॉलो करके ही उन्हें रिकॉर्डिंग करी है। अगर दोनों के कोई डेविएशन होगा या कोई प्रिंसिपल नहीं होगा तो उसे 1 to 1 ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन चेक करनी पड़ेगी। एक एक आदमी से पूछना, पहले आपके अकाउंटेंट को बुलाएगा, फिर उनके अकाउंटेंट को बुलाएगा, अच्छा बता भाई ये जो सामान बिका था तूने इसे सेल में रिकॉर्ड करा है, नहीं बिक रहा, जो तुमने सामान खरीदा उसे परचेज में डाला, एक्सपेंस में डाला, फिर तो लोन पास हो गया। जिंदगी में पास नहीं होगा, एक ही बैलेंस शीट पास करते करते देखते रह जाएगा, ऑडिट ही करता रह जाएगा। तो इट इज इम्प्लाइड कि अगर बैलेंस शीट बन रही है, फाइनेंशियल रिपोर्ट, कोई भी फाइनेंशियल रिपोर्ट बन रही है, तो वो एप्लीकेबल लॉज के बेस पे बन रही है, जो एप्लीकेबल ट्रेडिशन है, कंसेप्ट है, कन्वेंशन के बेस पे बन रही है। हम कंसेप्ट और कन्वेंशन से क्या डिसाइड करते हैं, हम डिसाइड करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, रिकॉग्निशन करते हैं और टाइमिंग करते हैं कि कब वो रिकॉर्ड करना है, मेजरमेंट करते हैं कितनी वैल्यू से करना है। ठीक है, हम पहले क्या करते हैं, प्रिंसिपल हमारी क्या हेल्प करते हैं, पहले तो हम डिसाइड करते हैं कि वो रिकॉग्नाइज करने लायक चीज है या नहीं है, पहले तो ये देखते हैं। फिर मेजरमेंट करते हैं, वैल्यू कितनी वैल्यू में रिकॉर्ड होगा। तीसरी चीज हम करते हैं कि टाइमिंग, कब रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा नहीं है कि आज ट्रांजैक्शन हुई तो मेरी वो आज ही इनकम हो जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अभी एग्जांपल देखते हैं, कई बार ऐसा होगी आपने कोई इनकम जनरेट करी होगी लेकिन वो आज इनकम नहीं बन पाएगी आपकी, तो आपको देखना पड़ेगा क्या हुआ। मान लीजिए आपके पास मिस्टर ए ने एक ऑर्डर प्लेस करा और साथ में 2 लाख रुपए दे दिए एडवांस। ये 2 लाख रुपए आपकी इनकम है या नहीं है? 2 लाख मिल गए, पैसे तो मिल गए, इनकम है या नहीं है? नहीं है, नहीं है ना। क्यों? क्योंकि अभी इसके बदले में आपने परफॉर्मेंस देनी है। ये क्यों दिए? कि आपने एक परफॉर्मेंस सेटिस्फाई करनी है। ये तो एक आदमी की परफॉर्मेंस है ना। दूसरा, इसने आपको ए ने एक ऑर्डर दिया 5 लाख रुपए का और पैसा कुछ नहीं दिया, आपने इसके साथ इसको 3 लाख रुपए का माल बेच दिया, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। 5 लाख का ऑर्डर था, 3 लाख का माल तैयार हुआ, 3 लाख का सामान भेज दिया। आपकी इनकम हुई या नहीं हुई? इनकम होगी। सेल्स में बुक करूंगा नहीं करूंगा? सेल्स में बुक करूंगा। पैसे, यहाँ पे पैसे मिलने के बाद भी सेल्स इनकम बुक नहीं करी, यहाँ पे पैसे नहीं मिल रहे तब भी इनकम बुक कर रहा हूं, है ना, क्रेडिट सेल के वजह। अगर मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हमारी अकाउंटिंग, इंडिया की अकाउंटिंग किस पे है? मर्केंटाइल बेस पे अकाउंटिंग करते हैं। 2 तरह की अकाउंटिंग होती है, मर्केंटाइल बेस और कैश बेसिस। 2 अकाउंटिंग है, मर्केंटाइल और कैश बेसिस। कैश बेसिस क्या कहता है? जब एक्चुअल मूवमेंट ऑफ कैश होगी तभी हम उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। वो तरीका क्या था? वो तरीका ज्यादा रियलिस्टिक नहीं था। रियलिस्टिक इन द सेंस नहीं था कि अब ये मान लीजिए 2 लाख रुपए आ गए, कैश बेस कहता है मेरी इनकम बुक कर लो। अब मैं इसे इनकम बुक करूंगा तो इनकम बुक करते इनकम टैक्स क्या बोलेगा? मेरे को टैक्स दे दो। पता लगा मार्च खत्म होने के बाद इस आदमी ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। इसने बोला भाई तुमने मेरे को सामान नहीं दिया टाइम पे, मेरे पैसे वापस करो। अब मैं इसके पैसे वापस कर रहा हूँ और उसने टैक्स भी ले लिया वैसे। तो कैश बेसिस में लकूने थे, कैश बेसिस में फॉल्ट थे। कैश बेसिस बहुत ज्यादा साइंटिफिक तरीका नहीं था, तो कैश बेसिस इसलिए आउट हो गया मार्केट से। कैश बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन अब खाली बुक्स में रह गया, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अब चलता नहीं है। उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो इसलिए कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग कोई फॉलो नहीं करता। सब मर्केंटाइल बेस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। मर्केंटाइल बेस ऑफ अकाउंटिंग कहती है आपके पास अगर इनकम की रियलाइजेशन की सर्टेनिटी तो आप बुक कर लो। इनकम की रियलाइजेशन की सर्टेनिटी होनी चाहिए। अब आपने इसे 3 लाख रुपए का सामान दे दिया, 3 लाख रुपए इससे लेने के हकदार हो या नहीं हो? ये बाई हुक देगा या बाई क्रूक देगा? अगर ऐसे नहीं देगा तो कोर्ट से पैसा देगा, पैसा तो देगा। लीगली बाउंड है। अगर इसने गुड्स रिसीव करी है, गुड्स या सर्विसेज अगर आपने रिसीव करी है मेरे से, तो नाउ यू आर लीगली बाउंड। यू आर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से आप कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट में आओगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कॉन्ट्रैक्ट में भी रिटर्न इंप्लाइड, है ना, वो रिटर्न भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ा होगा, बीकॉम में है ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मेरे ख्याल से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ा होगा, तो उसमें लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट में भी इंप्लाइड और रिटर्न, कुछ भी हो सकता है, और एक्शन से भी, कैसे भी हो सकता है, ठीक है। अगर रिटर्न है, इंप्लाइड है, ये क्या था? ये इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट था। उसने आपको एक ऑर्डर भेजा, चाहे वर्बल दिया, किसी ने फोन करा, फोन पे बोला ये 5 लाख रुपए का सामान दे देना, बिजनेस टर्म्स आपके रोज के चलते हैं, तो आपने 3 लाख रुपए का सामान भेज दिया, बिल्स चला गया, गुड्स डिलीवर हो गई, उसने एक्सेप्ट कर लिया, गुड्स डिलीवर हो गए। अब ये मिस्टर ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये 3 लाख रुपए देगा, या तो म्यूचुअल बिजनेस ट्रांजेक्शन में दे देगा, नहीं तो आई कैन
कोर्ट तक ले जा सकता हूँ, आई कैन सी इन कोर्ट, मैं उसे कोर्ट में ले जा सकता हूँ कि पहले पैसे देगा और वो देने पड़ेंगे, है ना। अगर मैं लीगल जनरली अगर मैंने जेन्युइन गुड्स ट्रांसफर करी हैं तो उसके पैसे देने पड़ेंगे, कोर्ट का डिसीजन भी मेरे ही फेवर में आएगा। तो ये 3 लाख रुपए देने के लिए मैंने, यानी कि आज अगर मैंने 10 अप्रैल 2022 को कोई गुड्स ट्रांसफर करी है तो मैं अब ये पैसे लेने का हकदार हूं, इसको मैं इनकम बुक कर लूं। क्यों बुक कर रहा हूं? मर्केंटाइल बेस ऑफ अकाउंटिंग पे, क्योंकि सर्टेनिटी ऑफ रियलाइजेशन इज देयर, यहां पे सर्टेनिटी है। अगर आपके पास रियलाइजेशन की सर्टेनिटी है तो आप इनकम बुक कर सकते हो। इसे क्यों नहीं बुक कर रहे हो? ये एडवांस है ना, इसके बदले में अभी आपने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी है। जब तक आप इसे गुड्स या सर्विसेज डिलीवर नहीं कर देते तब तक ये आपकी इनकम नहीं है। रादर ये है कि आपकी इनकम तो नहीं है, एंट्री करो नहीं करो, लाइबिलिटी है, उल्टा है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी किस लिए? लाइबिलिटी टू डिलीवर द गुड्स और सर्विस और टू रिटर्न द मनी, या तो गुड्स और सर्विस दोगे या पैसा वापस करोगे, लाइबिलिटी है। जब तक आप मान लीजिए 2 लाख रुपए आए थे, इसके अगेंस्ट आपने 4 लाख रुपए का सामान दे दिया, अब आपकी इनकम कितनी की? ये गुड्स सोल्ड हुई है, 2 लाख एडवांस था, आपने 4 लाख रुपए का सामान बेच दिया, कितने की इनकम? 4 लाख। क्योंकि ये तो कभी इनकम थी ही नहीं, ये तो हमने पहले लाइबिलिटी में कर रखी थी। लाइबिलिटी सेट ऑफ करेगी 2 लाख रुपए, अपनी इनकम बुक करेगी पूरी 4 लाख रुपए की। अब जो पार्टी जिसको 4 लाख रुपए का सामान दिया वो पैसे कितने देने के लिए जिम्मेदार है? मेरा 2 लाख रुपए और देगा, वो देगा ही देगा ना, उसकी लीगल बाउंडेशन है वो, तो उसे देने ही पड़ेंगे। तो ये मर्केंटाइल बेस ऑफ अकाउंटिंग कहती है, अब यू विल रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन, यू रिकॉर्ड ऑल द इनकम वेयर सर्टेनिटी ऑफ रियलाइजेशन इज देयर। सर्टेनिटी ऑफ रियलाइजेशन मोर होनी चाहिए। अगर सर्टेनिटी ऑफ रियलाइजेशन नहीं है तो आप इनकम बुक नहीं करोगे। जैसे मान लीजिए कोई फायर करोगे, फैक्ट्री में आग लग गई, फैक्ट्री का इंश्योरेंस था, 21 जून 2022 को आपने इंश्योरेंस क्लेम फाइल करा है, क्या ये इनकम बुक हो सकती है? हाँ जी, हो सकती है, नहीं हो सकती है? फायर अकर हुई थी फैक्ट्री में, 10 लाख रुपए का आपने क्लेम फाइल करा इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट, तो क्या आप इनकम बुक कर सकते हो आज या नहीं? आज कर सकते हैं, नहीं कर सकते? आज तो क्लेम फाइल होगा, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सर्टेनिटी ऑफ रियलाइजेशन नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी उसे वेट करेगी, आपके क्लेम की कंडीशन चेक करेगी, हो सकता है वो दे ना दे, 10 लाख के 8 लाख पास करे, 5 लाख पास करे, कितना इंश्योरेंस क्लेम कर सकेगी। तो यहाँ पे सर्टेनिटी ऑफ रियलाइजेशन नहीं है, तो आप इसकी इनकम को रिकॉर्ड नहीं करोगे। तो इनकम बुक करने के लिए सर्टेनिटी ऑफ रियलाइजेशन होनी चाहिए, मर्केंटाइल बेस यही कहता है, ठीक है। एक्सपेंसेस के लिए भी पेमेंट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ कैश नहीं मिलेगा मर्केंटाइल के अंदर, ना इनकम में ना एक्सपेंसेस में एक्चुअल मूवमेंट ऑफ कैश मैटर नहीं करता एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, कि उसी टाइम कैश भी जाए, उसी टाइम कैश भी आए जरूरी नहीं है। कैश का आना जाना आगे पीछे हो सकता है। इनकम अकाउंटिंग मानती है कि वी आर इन गुड बिजनेसमैन, गुड बिजनेस प्रैक्टिशनर हैं, हम लेन देन करते हैं, फेयर ट्रांजेक्शन करते हैं, बेईमान लोगों की अकाउंटिंग कोई कर ही नहीं रहा, है ना। जो आपने गुड्स लिए हैं, कोई एक्सपेंस ड्यू हुआ तो आप उसे पे भी करोगे। अगर आपने किसी से सर्विसेज ले ली तो उसका सर्विस एक्सपेंस आप पे करोगे, इसलिए आप लाइबिलिटी बुक कर रहे हो अपनी, है ना। अगर आप लाइबिलिटी बुक करने की नियत नहीं है तो फिर लाइबिलिटी बुकिंग क्यों कर रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं है। तो मर्केंटाइल बेस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है? आपको इनकम और एक्सपेंसेज मस्ट बी बुक्ड एट द टाइम व्हेन दे अकर्स, बट इनकम के लिए चेक करना पड़ेगा आपको, सर्टेनिटी ऑफ रियलाइजेशन होनी चाहिए। अभी इसी को एक चीज और जगह पढ़ेंगे जब कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म पढ़ेंगे, वहां पे भी यही चीज है। कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म पढ़ेंगे जब सतर्कता की परिपाटी जिसका हिंदी नाम है, उसको भी पढ़ेंगे कि ये इनकम कब बुक हो रही है यहाँ पे। तो हमें अकाउंटिंग में क्या चीज करते हैं, जो कंसेप्ट और कन्वेंशन जो हमारी किस काम में करते हैं, हेल्प करते हैं, रिकॉग्निशन में, मेजरमेंट में और टाइमिंग में। यहाँ पे टाइमिंग क्या डिसाइड करी, उसने बोला अभी इनकम बुक मत करना, अभी तो लाइबिलिटी बुक करना। इनकम कब बुक करना? जब आप एक्चुअल में गुड्स और सर्विस दे दोगे। यहाँ पे उसने बोला इनकम अभी बुक कर लो, चाहे पैसा बाद में है। ये टाइमिंग थी, है ना, टाइमिंग थी। अब मान लीजिए आपने कार ली बिजनेस के लिए, रोड पे आने के लिए इंश्योरेंस चाहिए होता है, ठीक है। आपने 1 जून 2022 को कार ली है और कार का इंश्योरेंस है 24,000 रुपए का। तो 1 जून 2022 से 31 मई 2023 तक का इंश्योरेंस होगा। 1 साल का इंश्योरेंस होता है मिनिमम। 3 साल में जो आजकल जो 3 साल में आ रहे हैं वो थर्ड पार्टी है ना, वैसा इंश्योरेंस है, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है वो 1 साल ही आज भी। तो आपने 1 साल का इंश्योरेंस लिया, 1 जून से 22 से लेकर 31 मई 23 तक चलेगा, 24,000 रुपये पूरे साल का इंश्योरेंस। तो ये पूरे आज इसी साल का खर्चा है या कुछ और भी है? ये 24,000 रुपये 12 महीने का खर्चा है। लेकिन 12 महीने को ध्यान से देखोगे 2 फाइनेंशियल ईयर इन्वॉल्व है ना। एक फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे कट जाएगा अभी आपसे, 31 मार्च 2023 को एक फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा, और 1 अप्रैल 23 से लेके 31 मई 23 एक नया फाइनेंशियल ईयर है। तो यानी कि 24,000 रुपए जो है 10 महीने तो इस साल के लिए हैं, 2 महीने अगले साल के लिए।